हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर सेशन। ध्यान दीजिएगा, आज हम कवर कर रहे हैं 22 जून के करंट अफेयर्स। आप बोलेंगे मैम 21 जून के कहाँ गए, बिकॉज 20th हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज हम 22 ले रहे हैं। जो 21 जून के करंट अफेयर्स हैं, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमें कवर करनी है, और इसके लिए सेशन मैंने क्लब नहीं किया है। ये जो सेशन है आज शाम को 7 PM आपके लिए प्रीमियर किया जाएगा, लाइव लाया जाएगा। ठीक है, सो अभी हम पढ़ रहे हैं 22 जून। परसों हमने 20 जून का कर ही लिया था, कल का सेशन नहीं हुआ था। आई वॉज एंगेज इन सम ऑफिशियल वर्क, और इसलिए ये जो 21 का सेशन मिस हुआ है, आज शाम को 7 बजे होगा। अच्छे से ध्यान रखिएगा। और कल फिर आपका संडे है तो रिविजन सेशन आ जाएगा पायल मैम के साथ, और शाम में बैंकिंग सेशन आ जाएगा रिविजन का। ठीक है जी, क्लियर हो गई कहानी? ओके, चलो तिथि समझते हैं। आज की पंचांग के हिसाब से 2 तिथि आपको लिखी हुई दिख रही है। हाँ जी, क्योंकि महीना जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है वो स्विच हो जाएगा। यहीं पे मैं बता दूं, जो कुछ स्टेट के बच्चे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, यहाँ पे एक अलग कैलेंडर चलता है, साउथ में अलग कैलेंडर चलता है स्टेट वाइज हिसाब से। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये हम अगर नेशनल कैलेंडर की बात करें तो उसके हिसाब से मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, जब सूर्य उगता है, उदय होता है, उस समय जो तिथि होती है वही मेन मानी जाती है। तो उसके हिसाब से ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के साथ सूर्य उदय हुआ, लेकिन 6:30 अराउंड तक ही था। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आषाढ़ महीना चालू हो चुका है हिंदू कैलेंडर का। और जब हम पूर्णमांत कैलेंडर की बात करते हैं, यानी हिंदू कैलेंडर जो कि पूर्णिमा पे खत्म होता है, जैसे ये एंड हो गया पूर्णिमा पे, तो उसके अंदर सबसे पहले कृष्ण पक्ष चालू होगा। आषाढ़ महीना शुरू हुआ तो अब कृष्ण पक्ष की शुरुआत होगी, और उसके बाद शुक्ल पक्ष पे हम आएंगे। तो आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी प्रथमा है आज। इससे अगर आप सोचते हैं मैं क्यों बताती हूँ रोज, तो इसका आंसर मैं शाम को 7 बजे वाले सेशन में दूंगी, क्योंकि हाल ही में एग्जाम के अंदर इन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया और कई बार आता है। सो ये तिथियां समझना बहुत जरूरी होता है। और यहीं पे पहला क्वेश्चन मैं आज तिथि के हिसाब से आपसे पूछ रही हूँ। बताइए, आषाढ़ महीना जो होता है वो कौन से नंबर का हिंदू महीना होता है? ठीक है जी, सबसे पहला चैत्र होता है, जैसे चलो मैंने ये बता दिया। आषाढ़ कौन से नंबर का हिंदू महीना कहलाता है? राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। सो वापस से बता रही हूँ, आज हम 22 जून के पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। 21 जून वाले जो होंगे, शाम को 7 बजे आपको वो सेशन मिलेगा, जो आप मिस नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज उसके अंदर कंपाइल्ड है। चलिए जी, लास्ट सेशन जो हुआ था वो उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच रैंक डिड इंडिया अचीव इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया था। और इसका आंसर क्या होगा? 63rd रैंक भारत का आया है वर्ल्ड एनर्जी फोरम के ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स में। ऑलराइट, अब आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। ओके, और 22 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। 22 क्यों लिखा है? ND आएगा। 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। रेन फॉरेस्ट डे वर्षा वन जिन्हें हम कहते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं, जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है और बहुत बारिश पड़ती है, उन एरियाज में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट कहते हैं। अब ये तो सीधा सीधा इतना सा आपको याद रखना है, 22 जून वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे होता है। अब ये जो थोड़ा बहुत डेटा मैंने यहाँ ऐड किया है, ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करता है, पर्टिकुलरली आपकी अंडरस्टैंडिंग। कभी आप इंटरव्यू में फेस करोगे पैनल को, तो भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर आप देखें कि दुनिया के आधे फॉरेस्ट जो हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो एरिया हम देखेंगे ट्रॉपिक्स वाला जो होता है, वहाँ पे बहुत सारे वन होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट होता है। सो धरती पे जितना भी फॉरेस्ट है, करीब करीब उसका 50% ट्रॉपिक्स में ही लाई करता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहलाता है। अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ सेंट्रल अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड्स, कैरिबियन आइलैंड्स, यहाँ पे हवाई में इस एरिया में ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैले हुए होते हैं। नाउ मेन काम क्या होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का? देखिए, ये वर्षा वन है, बहुत घने जंगल होते हैं, बहुत बारिश होती है, बहुत गर्मी वाला एरिया होता है, होती है। ये इनका मेन काम होता है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेयर से, राइट, और क्लाइमेटिक कंडीशंस को सही रखने का, बैलेंस रखने का काम करते हैं। हालांकि अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज कि रेन फॉरेस्ट लेस देन 2% धरती के सरफेस का कवर करते हैं, यानी ये पूरी अगर धरती है तो सिर्फ 2% से भी कम में रेन फॉरेस्ट फैले हुए हैं। लेकिन धरती पे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है
उसका जो भी स्पीशीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, उनका 50 to 70% इन्हीं रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये इतने डाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट एरियाज होते हैं। ओके, और अगर हम रिसेंट रिपोर्ट्स देखें जो एनवायरमेंटलिस्ट ने दी है, तो पिछले 40 सालों के अंदर हमने करीब करीब 1 बिलियन हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट लूज किया है। रेन फॉरेस्ट आप लूज करते हो यानी आप बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का सोर्स लूज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन का सोर्स लूज कर रहे हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस को बैलेंस रखने वाला सोर्स लूज कर रहे हो, डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी जो अपने में समाये हुए है उस सोर्स को लूज कर रहे हो। सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट हियर। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे। समर सॉल्स्टिस, भाई जो धरती है वो थोड़ी सी अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है ना। नॉर्मल जो हम बोलते हैं इस तरह से धरती ना होके ये एक्सिस हम लेते हैं 23.5 डिग्रीज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। सो इसकी वजह से साल में 2 बार ऐसे आते हैं जब मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब नॉर्थ पोल सन की तरफ मैक्सिमम टिल्टेड होगा, जितना भी मैक्सिमम टिल्ट हो सकता है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब जो साउथ पोल है वो मैक्सिमम टिल्टेड सन की तरफ रहेगा। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर समर सॉल्स्टिस क्या होता है, जो भी हेमिस्फेयर हो, जैसे अभी हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की अगर बात करें तो समर्स का टाइम जब नॉर्थ पोल मैक्सिमम टिल्टेड है सन के टुवर्ड्स, उसको हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं। और ये कब आता है? यूजुअली 20-21 जून को आता है, 21 जून को इस बार पड़ा है। सो जब जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है मैक्सिमम सन की टुवर्ड्स टिल्टेड रहेगा, तो यहाँ पे 6 महीनों के लिए सन रेज रहती हैं, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं समर सॉल्स्टिस, यानी सन कहीं जाता हुआ दिखता ही नहीं है। अगर आप लैटिन भाषा में देखेंगे सॉल्स्टिस, तो सॉल का मतलब होता है सन और स्टिस का मतलब होता है सन स्टैंड स्टिल, सूरज डूब ही नहीं रहा है। ओके, सो समर सॉल्स्टिस कब ऑब्जर्व किया गया? 21 जून को किया गया। वन ऑफ द अर्थ्स पोल्स, जैसे अभी हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो मैक्सिमम टिल्ट वो जितनी ले सकता है सन के टुवर्ड्स वो ले लेगा, और ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जहां सन सॉल्स्टिस है वहां लॉन्गेस्ट सन एक्सपोजर वाला दिन जाएगा। तो लॉन्गेस्ट डे अगर हम बोलें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो कब पड़ता है? 21 जून को पड़ता है। कब आता है? 21 जून को आता है। एंड सदर्न हेमिस्फेयर में जब ये समर सॉल्स्टिस होता है तब दिसंबर का टाइम होता है। ओके, हमारे यहाँ पे शॉर्टेस्ट डे होता है, उनके यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे हो जाता है। सो नॉर्थ पोल सन के टुवर्ड्स होता है और साउथ पोल अवे चला जाएगा। 23.5 डिग्रीज जो सन के साथ एंगल होगा टिल्ट का, वो मैक्सिमम यहाँ पे अचीव हो जाता है। एंड सदर्न हेमिस्फेयर में समर सॉल्स्टिस कब आएगा? 21 या 22 दिसंबर के आसपास आता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दूर होगा, सदर्न हेमिस्फेयर सन के टुवर्ड्स होगा। ओके, इस तरह से पोजिशन बन जाएगी, इस तरह से, राइट। सो हमारे यहाँ पे विंटर्स चल रहे होंगे और यहाँ पे समर्स वाला टाइम आ जाएगा। सो समर सॉल्स्टिस इज द टाइम जब जो भी पोल है, जैसे नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात करें तो जो नॉर्दर्न पोल है वो मैक्सिमम टिल्ट टुवर्ड्स द सन शो करता है। फिर हम चलते हैं एक ऐसे फेस्टिवल की तरफ जो श्रीलंका में मनाया जाता है, हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, और ये तिथि के हिसाब से मनाया जाता है। जो जून महीने की पूर्णिमा पड़ती है, जून मंथ की जो फुल मून आएगा, जो अभी कल गया और आज भी हमने मॉर्निंग आवर्स में देखा कि वही तिथि चल रही थी। और अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में ही आती है, तो ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा होती है यानी जून महीने का जो फुल मून होता है, तब मनाया जाता है श्रीलंका के अंदर एक त्योहार पोसोन। पोसोन या पोसोन पोया कहा जाता है इसे, पोसोन या फिर पोसोन पोया फेस्टिवल। तो कौन से कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है? श्रीलंका में किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज श्रीलंका में बुद्धिज्म की शुरुआत मानी जाती है कि जब हुई थी तभी से उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए हम ये फेस्टिवल मनाते हैं। एम्परर अशोक जो थे, उनके पुत्र थे महेंद्रा। उनके पुत्र कौन थे? यहीं कहीं लिखा होगा अराहत महेंद्रा, या अराहत महेंद्रा। सो अराहत महेंद्रा जब श्रीलंका पहुंचे करीब 2000 साल पहले, तो उन्होंने वहाँ के जो राजा थे उनको बुद्धिज्म के बारे में बताया, और जो राजा था उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया, और तभी से उसी की याद में हम ये पोसोन डे ऑब्जर्व करते हैं। हम नहीं करते, श्रीलंका करता है। सो वो राजा कौन थे जो कन्वर्ट हुए बुद्धिज्म में? किंग देवनम पियतिस्सा। किंग देवनम पियतिस्सा थे श्रीलंका के जो कन्वर्ट हुए। और 2 मेन शहर है जहाँ पे ये त्यौहार अच्छे से मनाया जाता है, एक है अनुराधापुरा और दूसरा है मिहिंतले। मिहिंतले में सबसे पहला सरमन श्रीलंका के अंदर जो अराहत महेंद्रा थे उन्होंने दिया था, और अनुराधापुरा जो कि वहाँ की कैपिटल थी, वहाँ पे राजा ने बुद्धिज्म की शुरुआत की थी, यानी अपने आप को कन्वर्ट किया था।
ठीक है जी। सो इट मार्क्स द अराइवल ऑफ बुद्धिज्म टू श्रीलंका, जब अराहत महेंद्रा द सन ऑफ एम्परर अशोका, उन्होंने अपना पहला सरमन श्रीलंकन किंग को दिया था 3rd सेंचुरी BC के अंदर, और ये फुल मून इन जून के अंदर मनाया जाता है। और आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये 16 जून अराउंड से स्टार्ट हुआ है, या 16 टू 20 जून से 24 जून तक चलेगा। डेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक बार अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। नेशनल पोसोन फेस्टिवल या पोसन पोया फेस्टिवल कहाँ का है? श्रीलंका का है। ठीक है, चलेंगे आगे। अच्छा, अब आगे बढ़ें, जल्दी से मैं बता देती हूँ जितने भी नए बच्चे हैं, रोज आप जो पढ़ते हो डेली CA में, उसका फ्री PDF आप परचम के टेलीग्राम और परचम ऐप से एक्सेस कर सकते हो। परचम ऐप आप प्ले स्टोर से ले सकते हो। अगर आप iOS यूज करते हो तो उसके लिए आपको KLIZZ ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए अभी आपको मैं हेल्पलाइन नंबर बताऊंगी, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे जो स्टेप्स हैं iOS पे ऐप एक्सेस करने की, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, टाइटल पे क्लिक कीजिए, मोर पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहां से आप सारे स्टेप्स देख सकते हो। और भी सारे इंपॉर्टेंट लिंक वहीं मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम का, ऐप का, वेबसाइट का, एटसेट्रा। जो अगर आपको दूसरी PDFs चाहिए अपार्ट फ्रॉम डेली CA, तो वो parchamclasses.in याद रखिएगा, यहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। जो भी सब्सक्रिप्शन और कोर्सेज चाहिए, जैसे कि PDF सब्सक्रिप्शन है करंट अफेयर का, सारे PDFs आ जाते हैं जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं करंट अफेयर। ई-बुक्स चाहिए अगर आपको MCQ की करंट अफेयर की, तो वो, या फिर आपको 1 लाइनर्स चाहिए करंट अफेयर रिलेटेड, तो वो, ये सब कुछ आप सब्सक्रिप्शन कहाँ से ले सकते हो? परचम ऐप से जाके ले सकते हो। वहाँ पे आपको SSC का कोर्स भी मिल जाएगा इफ़ यू फील लाइक बाइंग इट। चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ऐप चैट भी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे अपॉइंटमेंट कैटेगरी की तरफ। ओके, अपॉइंटमेंट में सबसे पहला अपॉइंटमेंट आ रहा है S त्रिपाठी से रिलेटेड। S त्रिपाठी, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ UVCE। नाउ व्हाट इज दिस UVCE? UVCE क्या है भाई? यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वराय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वराय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ है? ये कर्नाटका के अंदर है। कर्नाटका का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, सो यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वराय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नए डायरेक्टर, और रादर पहले डायरेक्टर के तौर पे किनको अपॉइंट किया गया है? S त्रिपाठी को। इससे पहले जिनको अपॉइंट किया जाना था उन्होंने 1 साल तक कार्यभार संभाला ही नहीं। सो नाउ ही इज बीन अपॉइंटेड, एंड लाइक आई टोल्ड यू, कर्नाटका की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज, और ओवरऑल अगर आप इंडिया का देखोगे तो 5th इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1917 में। और किसने शुरुआत की थी इसकी? भारत रत्न से सम्मानित सर M विश्वेश्वराय जी ने इसकी शुरुआत की थी। इंडिया की सबसे पहली इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा? थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, 1847 में इसकी शुरुआत की गई, और अब हम इसे किस नाम से जानते हैं? IIT रूड़की, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, चलिए अगला अपॉइंटमेंट देखेंगे, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम GWEC इंडिया। क्या है ये, अभी देखते हैं। सो गिरीश तांती जी को GWEC इंडिया का चेयरपर्सन बना दिया गया है। He will be heading as the chair of GWEC India. Now ये क्या है GWEC? So Global Wind Energy Council का जो इंडिया चैप्टर है, उसको कौन एज अ चेयरमैन लीड करेंगे? वो करेंगे तांती साहब, गिरीश तांती। ओके, सो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने अपॉइंट किया है गिरीश तांती जी को, जो कि सुजलॉन ग्रुप के तो वाइस चेयरमैन हैं ही, साथ ही साथ अब वो GWEC इंडिया को चेयर करेंगे। ऑल्सो जो ग्लोबल लेवल पे GWEC है, इसके भी वाइस चेयर के तौर पे ये काम कर रहे हैं, वाइस चेयर। तो देखिए, GWEC ग्लोबल बॉडी है जो कि विंड एनर्जी से रिलेटेड जो मेन एक फोरम है जहाँ पे सारे डिस्कशंस होते हैं और सारी चीज़ें सेट की जाती हैं, वो GWEC है। उसके वाइस चेयर के तौर पे ऑलरेडी गिरीश तांती काम कर रहे थे। अब ये इंडिया के जो चैप्टर है GWEC का, उसको भी चेयर करेंगे। तो अब हमारा जो विंड एनर्जी वाला सेक्टर है उसमें काफ़ी तेज़ी आने की संभावना है, बिकॉज ग्लोबली और इंडिया लेवल पे दोनों से ये पर्सन कनेक्टेड है। गिरीश तांती नाम याद रखिएगा। इंडिया वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट विंड मार्केट है, हम कई बार ये पढ़ चुके हैं रिसेंटली। 46 गीगावाट की ऑन शोर विंड कैपेसिटी हम रखते हैं, और वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मार्केट अभी हम हैं विंड एनर्जी के क्षेत्र में, राइट। एंड इनके आने से अब ये मोमेंटम और तेज होने की संभावना है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? 2005 में, 2005 में, ताकि
एक वर्ल्ड फोरम आ जाए जहां पे हम विंड एनर्जी से रिलेटेड डिस्कशन, डेलिब्रेशन और टारगेट्स वगैरह सेट कर सकें। क्लियर है जी? चलिए, सो ये अपॉइंटमेंट कैटेगरी ओवर हो गई। अब हम चलेंगे अवार्ड्स की तरफ। अवार्ड्स में सबसे पहला जो अवार्ड हमें देखना है वो है आकाशवाणी न्यूज को जो अवार्ड मिला है। सो आकाशवाणी न्यूज को अवार्ड बोल दीजिए या रैंकिंग बोल दीजिए। सो आकाशवाणी न्यूज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज ब्रांड इन 2024 बाय रॉयटर्स सर्वे। सो रॉयटर्स इंस्टीट्यूट जो है फॉर स्टडी ऑफ जर्नलिज्म इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने ये डिक्लेयर या कंफर्म किया है कि आकाशवाणी न्यूज़ जो है वो इंडिया के अंदर न्यूज़ सेगमेंट में, न्यूज़ ब्रांड के तौर पे मीडिया में टॉप चैनल है। ओके, और आकाशवाणी किसके अंडर में आता है? प्रसार भारती के अंडर में। देखो, प्रसार भारती जो है, प्रसार भारती के दो डिविजन्स हैं, एक है दूरदर्शन, ठीक है, और दूसरा है आकाशवाणी, राइट। सो बस इतना ध्यान रखेंगे। प्रसार भारती जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आती है, उनके चेयरमैन कौन है? नवनीत कुमार सहगल हैं। अब आप मुझे बताओगे कि जो आकाशवाणी है, आकाशवाणी को कौन हेड कर रहा है? ये तो प्रसार भारती के हेड हो गए, ठीक है। प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों को हेड करते हैं। आप मुझे बताइएगा आकाशवाणी के या की नई हेड या नए हेड कौन है? ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट अवार्ड की या नेक्स्ट टाइटल की तरफ चलते हैं। एक्टर थियो जेम्स, एक्टर थियो जेम्स हैज बीन नेम्ड यूएनएचसीआर ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, इसके नए गुडविल एम्बेसडर के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? थियो जेम्स को किया गया है। थियो जेम्स, ये ब्रिटिश एक्टर हैं and now he'll be functioning as UNHCR Global Goodwill Ambassador। UNHCR का मेंशन आया है, तो चलो UNHCR पढ़ते हैं। थोड़े दिन पहले हालांकि हमने इसके स्टार्टिंग किए थे। इसको इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1950 में। देखो नाम समझो, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया था अभी, बता दो मुझे, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? डेट बताइए। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूएनएचसीआर की स्टैब्लिशमेंट की थी 1950 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला टाइम चल रहा था, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे, अपनी जगह छोड़ के जा रहे थे, तो उनके वेलफेयर के लिए इसको लाया गया था। यूएनएचसीआर को 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, 1954 में, 1981 में। सबसे ज़्यादा अगर किसी को नोबेल प्राइज मिले हैं किसी इंस्टीट्यूशन को, तो वो कौन सा है? रेड क्रॉस सोसाइटी है, ठीक है। सो ये जब इसकी शुरुआत हुई थी यूएनएचसीआर की, तो नहीं, ये जो यूएनएचसीआर है इसने एक अवार्ड भी स्टार्ट कर रखा है, नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड। कौन सा अवार्ड देता है यूएनएचसीआर? नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड 1954 में इसकी शुरुआत की थी। जो भी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं उन लोगों के लिए, जो रेफ्यूजीज हैं, डिस्प्लेस्ड हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड कौन देता है? यूएनएचसीआर देता है, ठीक है। और कहाँ हेडक्वार्टर्ड है ये यूएनएचसीआर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। चलिए, एक और अपॉइंटमेंट देखेंगे इंटरनेशनल डोमेन से। थोड़े टाइम पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि मालावी के वाइस प्रेसिडेंट की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है, राइट। सो मालावी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नए डेप्यूटी यानी नए वाइस प्रेसिडेंट का नाम सामने रख दिया है, और उनका नाम क्या है? माइकल ऊसी। माइकल ऊसी हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मालावी। सो मालावी के प्रेसिडेंट हैं लेजरस चक्वेरा, इन्होंने नए वाइस प्रेसिडेंट का नाम सामने ला दिया है। और जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे सोलोस चिलिमा, ही वॉज किल्ड इन द प्लेन क्रैश, वो हमने पढ़ा भी था। सो मालावी की कैपिटल इज लिलोंगवे और करेंसी इज मालावियन क्वाचा। ओके, अगली जो खबर आ रही है वो इंडियन रेलवे से आ रही है, और दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है, जो आर्च ब्रिज है और सिंगल पीस में बना हुआ है, दैट इज द चेनाब ब्रिज। चेनाब नदी के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में ही ब्रिज सिचुएटेड है। तो वहां पे पहला जो रेल रन है, यानी गाड़ी ट्रेन का एक कोच दौड़ा करके उस एरिया से और टेस्ट ट्रायल ले लिया गया है, और वो सक्सेसफुल हो गया है। सो इस न्यूज़ को देख लेते हैं। न्यूज़ तो छोटी सी है, लेकिन चेनाब ब्रिज का थोड़ा स्टैटिक पोर्शन हम अच्छे से समझेंगे। सो चेनाब ब्रिज जो कि इंडियन रेलवे का एक अजूबा ही हम कहेंगे, वहाँ पे सक्सेसफुली ट्रायल रन कंडक्ट कर लिया गया है, और 8 कोच की एक मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन थी, जिसको हमने रन करके इस चेनाब ब्रिज के ऊपर सक्सेसफुल टेस्टिंग कर लिए कि ठीक है, सक्सेसफुली और सेफली ट्रेन यहाँ से जा पा रही हैं। जो ये ट्रायल रन है, ये थोड़े लॉन्गर डिस्टेंस के लिए किया गया था। 46 किलोमीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिफाइड लाइन सेक्शन है,
संगलदान, रामबान डिस्ट्रिक्ट और रियासी के बीच में। तो यहाँ ये पूरा ट्रायल रन था जिसमें ये चेनाब वाला पोर्शन भी ऐड हो गया था। तो पहला इनॉग्रल फुल ट्रेन क्रॉसिंग दुग्गा और बक्कल स्टेशंस के बीच में कर लिया गया है। नाउ ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क है इस सेक्शन का, वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिफिकेशन इस पूरे एरिया का किया गया है। दैट टेक्नोलॉजी इज ROCS। तो ROCS टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिजिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन रेलवे। हमने 25 किलो वोल्ट वाली यूज़ की है। अब साथ ही साथ चेनाब रेल ब्रिज का थोड़ा सा स्टैटिक देखेंगे। देखो ये जो ब्रिज है कहाँ लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर में तो है, पर कौन से रियासी डिस्ट्रिक्ट के कौन से एरियाज, बक्कल और कौड़ी के बीच में। इट इज लोकेटेड बिटवीन बक्कल और कौड़ी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है और 359 मीटर्स अबव द चेनाब सी रिवर बेड है, नॉट सी, रिवर बेड। हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज है पूरी दुनिया का और एक लार्जर रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है, उसका हिस्सा है ये ब्रिज। लार्जर रेलवे प्रोजेक्ट कौन सा है, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट है, उसी के बीच में ये चेनाब ब्रिज भी पड़ता है। 120 साल तक चल सकता है, ब्लास्ट प्रूफ है, ब्लास्ट से इजीली नहीं तोड़ा जा सकता। उसके अलावा अगर अर्थक्वेक आ जाए, बिल्कुल मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो इंडिया में आता है जोन 5 वाला अर्थक्वेक, तो भी ये ब्रिज झेल जाएगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। अब अगली खबर आ रही है ओडिशा से। ओडिशा के संसद से न्यूज़ आ रही है दैट सुरामा पाडी जो हैं वो ओडिशा की नई असेंबली स्पीकर बन चुकी हैं। सो ओडिशा असेंबली को मिली है अपनी नई स्पीकर और उनका नाम है सुरमा पाडी। और ये सेकंड वुमेन बनी है अभी तक की हिस्ट्री में टू बी द ओडिशा असेंबली स्पीकर। इनसे पहले जो फर्स्ट वुमेन थी वो थी प्रमिला मलिक। सो सीनियर बीजेपी लीडर हैं सुरामा पाडी एंड शी हैज बिकम द ओडिशा असेंबली स्पीकर। याद रहेगा सीएम कौन बने हैं अभी हाल ही में ओडिशा के, पटनायक जी चले गए, अब कौन आए हैं, मांझी आए हैं, मोहन चरण मांझी। डेप्यूटी सीएम केवी सिंहदेव एंड प्रभाती पारेदा। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। एक और अवार्ड है जो कि हमने बाद के लिए रख लिया बिकॉज एक इंटरनेशनल डोमेन का अवार्ड था, उधर ऐड करना रह गया। एनी विच वेज अभी पढ़ लेते हैं। 2024 ब्लू प्लैनेट प्राइज, 2024 ब्लू प्लैनेट प्राइज अनाउंस किया गया और ये हर साल दिया जाता है। एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, एक इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर आपने कुछ भी उत्कृष्ट काम किया है तो ब्लू प्लैनेट प्राइज दिया जाता है। ठीक है। सो प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टेंजा को मिला है इंडिविजुअल कैटेगरी में और इंस्टीट्यूशन में इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज IPBES जो कि जर्मनी बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, इसको इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में मिला है। और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टेंजा को इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है ब्लू प्लैनेट प्राइज फॉर द ईयर 2024। बस यही देख लीजिए, सब यही लिखा हुआ है। IPBES अवार्ड कौन देता है? जापान का असाही ग्लास फाउंडेशन देता है ये, और काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। साइंस और प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन, यानी साइंस जब ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ उत्कृष्ट करती है तो ये अवार्ड की हकदार बनती है। हर साल 2 रिसिपिएंट्स होते हैं। $500,000 का प्राइज इसमें इन्वॉल्व होता है और जो अवार्ड सेरेमनी होगी वो अक्टूबर में टोक्यो जापान के अंदर कंडक्ट की जाएगी। प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टेंजा एंड IPBES को ये अवार्ड मिला है इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में। IPBES जो कि बॉन जर्मनी बेस्ड है, 2012 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। अगली खबर पे चलेंगे। NVIDIA overtakes Microsoft to become world's most valuable company। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से कौन बन गई है? NVIDIA बन गई है। और इन्होंने पीछे किसको छोड़ दिया है? पीछे छोड़ दिया है माइक्रोसॉफ्ट को। ऐसा कैसे हो पाया? बिकॉज इस कंपनी के जो पार्टनर हैं डेल एंड सुपर माइक्रो कंप्यूटर, उनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इलॉन मस्क की AI स्टार्टअप से। सो जब ये ऑर्डर मिला तो इनकी ऑब्वियसली मार्केट वैल्यूएशन ऊपर चली गई है और इसने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया है। अब हम आते हैं एक नई स्पीशीज जो हमको इंडिया में खोजने को मिली है और एक नया जीनस जो इंडिया में खोजा गया है, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो रिसर्चर्स ने डिस्कवर की है एक नई प्लांट स्पीशीज, नाम है पेट्रोकॉस्मिया अरुणाचलेंस। पेट्रोकॉस्मिया अरुणाचलेंस, ये पेट्रोकॉस्मिया जीनस में एक नई स्पीशीज अरुणाचल प्रदेश से खोजी गई है। और वहाँ भी
वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से। सो मंडल रीजन जो है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का अरुणाचल प्रदेश में, वहां से इस स्पीशीज को खोजा गया है। पेट्रोकॉस्मिया जीनस की अरुणाचलेंस स्पीशीज इसका नाम रखा गया है। इट इज ओनली द सेकेंड नोन स्पीशीज इस जीनस की जो कि भारत से मिली है, पेट्रोकॉस्मिया की। ओके, चलो अब जो अगली खबर है उसको थोड़ा अच्छे से पकड़ कीजिएगा, बिकॉज नया जीनस मिला है। स्पीशीज ठीक है, जीनस थोड़ा बड़ा हो जाता है। सो अगर नया जीनस खोजा गया है तो न्यूज़ थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। सो नया फ्रेश वाटर डायटम जीनस भारत से खोजा गया है, इंडिकोनीमा। और ये जो जीनस है, इट इज़ नॉट अ स्पीशीज, इट इज़ अ जीनस। एक नया जीनस जिसका नाम रखा गया है इंडिकोनीमा, इसको भारत से खोजा गया है, ईस्टर्न घाट से भी, और इसी जीनस की एक स्पीशीज वेस्टर्न घाट से भी पाई गई है। ओके, सो आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पुणे का, वहाँ के रिसर्चर्स ने एक नया जीनस डायएटम्स का, डायएटम क्या होते हैं? डायएटम होते हैं जो कि वाटर में फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, और दुनिया भर में जितनी भी ऑक्सीजन आज है 25% कॉन्ट्रीब्यूशन इन डायएटम्स की वजह से। डायएटम्स हैं इसलिए हर चौथी सांस हम इन डायएटम्स की वजह से ले पा रहे हैं। ठीक है, सो अभी और देखेंगे। सो ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज जो है वहाँ पे मासिला वाटरफॉल्स है। मासिला वाटरफॉल्स कहाँ है? तमिलनाडु में। ये पकड़ कर लीजिएगा एक पॉइंट की। मासिला वाटरफॉल्स ईस्टर्न घाट से ये नया जीनस खोजा गया है और उसको नाम हमने दे दिया है इंडिकोनीमा। और इसकी 2 स्पीशीज देखी गई, एक ईस्टर्न घाट से, एक वेस्टर्न घाट से, राइट। क्योंकि लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में, इसलिए इसका जीनस का नाम इंडिकोनीमा रखा गया है। नाउ आई वाज टेलिंग यू डायएटम्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एल्गी बोलिए, इनको फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये बिल्कुल प्राइमरी यूनिट है। वाटर के अंदर जो भी लाइफ साइकिल चल रही है, जो फूड पिरामिड चल रहा है पूरा दुनिया में, उसमें एक बहुत अहम भूमिका ये डायएटम्स निभाते हैं। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली 25% ग्लोबल ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ से आता है। एक्वेटिक फूड चेन जो है वो इन पर निर्भर करती है, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तब दूसरी स्पीशीज सर्वाइव और थ्राइव कर पा रही हैं। इंडिया के अंदर बहुत रिच डायएटम डाइवर्सिटी है। करीब 6500 टैक्सा हैं, जिसमें से 30% एंडेमिक भारत में ही पाए जाते हैं डायटम्स के। इतनी डायटम रिच इंडिया है। और इंडिकोनीमा जो है ये बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है एफ्रोसिम्बेला से। एफ्रोसिम्बेला जो कि ईस्ट अफ्रीका का एक एंडेमिक जीनस है। एंडेमिक में यानी वहीं पाया जाने वाला। सो ये जो जीनस भारत में खोजा गया है ये एक ईस्ट अफ्रीका के जीनस से काफ़ी मिलता जुलता है। ये पिक्चर पे यही सब लिखा गया है। देखिए, हमें ये इंडिकोनीमा जीनस मिला और इसमें से वेस्टर्न घाट वाली जो स्पीशीज है इंडिकोनीमा डिफॉर्मी, और जो ईस्टर्न घाट से मिली है मासिला वाटरफॉल से इंडिकोनीमा कैटरैक्टेरम। ओके, एंड ये जो है एफ्रोसिम्बेला से काफ़ी मिलता जुलता है जीनस, जो कि ईस्ट अफ्रीका का एंडेमिक है। अगली खबर के लिए अब हम चलते हैं ओबिचुअरी सेक्शन पे। 2-3 निधन हुए हैं वो हम देखेंगे, एंड देन वील बी मूविंग टू स्पोर्ट्स कैटेगरी एंड रिवीजन क्वेश्चन। सो डोनाल्ड सदरलैंड जो कि काफ़ी एक पॉपुलर एक्टर रहे हैं हॉलीवुड से, उनका निधन हो चुका है। और उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी पॉपुलर मूवीज़, 1-2 का ही नाम लेंगे, लेकिन अवार्ड्स कौन कौन से जीते हैं वो देख लेंगे। तो एक्टर डोनाल्ड सदरलैंड अब नहीं रहे। प्राइड एंड प्रेजुडिस, MASH, हंगर गेम्स, एड एस्ट्रा जैसे वर्क्स के साथ इनका एसोसिएशन रहा है। इनको कभी ऑस्कर नॉमिनेशन तो नहीं मिला परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन ऑनररी ऑस्कर इनको दिया गया था। ठीक है, एक तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट समझिए। 2017 के अंदर 2017 में ऑनररी ऑस्कर्स इनको मिला है। उसके अलावा एमी अवार्ड जीत चुके हैं, 2 बार गोल्डन ग्लोब जीत चुके हैं। नाम क्या है? डोनाल्ड सदरलैंड। नेक्स्ट सैड डिमाइज जो है वो एक क्रिकेटर का है, डेविड जॉनसन। डेविड जॉनसन जो कि फॉर्मर इंडियन पेसर रह चुके हैं, वो अब नहीं रहे और अपने घर की बालकनी से गिर के इनका निधन हो गया, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। इनका जो टेस्ट डेब्यू था वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 1996 में दिल्ली में इन्होंने किया था। सो डेविड जॉनसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे? क्रिकेट से जुड़े हुए थे। फर्दर, सीलिया लोबो जो कि इंडिया की अकेली ओपेरा दीवा मानी जाती थी, और शी वाज आल्सो द मदर ऑफ कोरियोग्राफर एशले लोबो, और अब इनका निधन हो गया है। सो कौन से फील्ड से जुड़ी हुई थी? ओपेरा सिंगर थी सीलिया लोबो, एंड शी इज नो मोर।
देन कमिंग ओवर टू द स्पोर्ट्स कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी में स्मृति मंधाना ने एक अचीवमेंट हासिल किया है, लगातार दूसरी कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार दूसरी 100 इन्होंने स्ट्राइक की है विमेन वनडे इंटरनेशनल के अंदर, और अब इन्होंने रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। किसका रिकॉर्ड इक्वल किया है इन्होंने? मिताली राज का। सो स्मृति मंधाना बिकम द फर्स्ट वुमन टू हिट कंसेक्यूटिव वनडे इंटरनेशनल 100, और स्मृति मंधाना और मिताली राज दोनों की अब 7 सेंचुरीज हो गई हैं वनडे इंटरनेशनल के अंदर। सो ये जो इन्होंने फीट है ये कहाँ हासिल किया, यानी रिकॉर्ड किस में बनाया इन्होंने? सेकंड वनडे इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला जा रहा था बेंगलुरु में, वहाँ इन्होंने कंसेक्यूटिव 100 हिट किया। ओके, अगर हम ग्लोबल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे देखें, मोस्ट ODI 100 विमेन में किसने स्ट्राइक किए हैं? स्यूजी बेट्स ने किए हैं, जो न्यूजीलैंड की हैं। 12 वनडे इंटरनेशनल 12 सेंचुरीज इनके खिताब में है वनडे इंटरनेशनल में। इंडिया से हम देखें तो मंधाना और मिताली राज दोनों इक्वल हैं 7 पे, एंड 6 पे हरमनप्रीत कौर भी बिल्कुल पास ही हैं। एंड फाइनली इंडियन टेनिस टीम जो है वो लेकर के आई है ब्रॉन्ज ब्रिक्स गेम्स के अंदर। सो ये एक वन लाइनर की तरह आप ध्यान रखेंगे कि ब्रिक्स गेम्स में हमारी जो टेनिस टीम है वो क्या कौन सा मेडल लेके आई है? ब्रॉन्ज लेके आई है। और ब्रिक्स गेम कहाँ हो रहे थे? काजन रशिया के अंदर हो रहे थे। ठीक है, चलिए। देन फाइनली यूएस होस्ट कोपा अमेरिका 2024। कोपा अमेरिका साउथ अमेरिका का एक विद इन द कॉन्टिनेंट खेला जाने वाला स्पोर्ट्स कप है, हॉकी फुटबॉल कप है, ओके, सॉकर जिसे हम वहाँ बोलते हैं। सो कोपा अमेरिका 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट अमेरिका में खेला जाएगा। कौन होस्ट करेगा इस बार? यूएसए। कहाँ खेला जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में खेला जाएगा। वैसे ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की टीम्स ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। दुनिया की हिस्ट्री में सबसे पुराना अगर सॉकर गेम कोई कहलाता है तो वो कोपा अमेरिका कहलाता है। जून 20 से 14 जुलाई तक ये यूएसए में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल कंपटीशन होता है, ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन है हिस्ट्री में। नेशनल टीम्स पार्टिसिपेट इसमें करती हैं। ठीक है, चलिए जी। सो ये था अभी वाला सेशन 22 जून का। मैं वापस एक बार रिमाइंड कर दूं, 21 जून का जो सेशन है, जो नहीं हुआ था कल, वो आज शाम को 7 बजे कंडक्ट किया जाएगा। डू नॉट मिस। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्योंकि उस सेशन में हैं। चलिए, रिवीजन टाइम, जल्दी से आंसर करना शुरू कीजिए। विच न्यूज चैनल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज ब्रांड्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024। रॉयटर्स की जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से कौन सा चैनल मोस्ट ट्रस्टेड है? आंसर हो जाएगा आकाशवाणी। नेक्स्ट, हु वर द रिसिपिएंट्स ऑफ ब्लू प्लैनेट प्राइज इन द ईयर 2024? ब्लू प्लैनेट प्राइज किसको दिया गया? थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, वो प्रोफेसर का नाम ढूंढिए। जेन गुडॉल नहीं थी, देन प्रोफेसर वांगारी नहीं, तो रॉबर्ट कॉस्टेंजा तो थे, ये तो मिल गए। उनके साथ में IPBES था या UNEP था? ऑफ कोर्स IPBES था, तो B विल बी द राइट आंसर। द चेनाब रेल ब्रिज इज अ पार्ट ऑफ विच रेल लिंक प्रोजेक्ट? चेनाब ब्रिज जो है वो कौन से रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है? आंसर बताइए। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट। देन हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम स्पीकर ऑफ ओडिशा असेंबली? ओडिशा असेंबली की पहली स्पीकर पूछा जा रहा है, अभी वाली जो अपॉइंट हुई है वो नहीं, फर्स्ट। सो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? प्रमिला मलिक आ जाएगा। ओके, देन on which of the following dates does summer solstice typically occur in northern hemisphere? northern hemisphere में summer solstice typically कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पे कब आती है? आंसर क्या होगा? 21 जून को आती है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर तो शाम में डिस्कस कर लेंगे। When is the पोजोन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन श्रीलंका? श्रीलंका के अंदर पोजन फेस्टिवल या पोजन पोया फेस्टिवल कब मनाया जाता है? बताना है आपको। ठीक है जी, तो ये हो गया अभी का सेशन। मिलते हैं शाम को 7 बजे फॉर डिस्कसिंग द 21 जून का CA। टेक केयर, बाय बाय।